करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? यदि आप उस पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें 5 नाम लिख रखे हैं और उनमें किस क्रम में है कि माप नहीं होनी चाहिए, कोई भी मानचित्र बनाएं, प्रक्षेप होना चाहिए, मानचित्र की अभिकल्पना होनी चाहिए, जो विभिन्न एस्पेक्ट कारक दे रखे हैं। तो इसमें जो दे रखा है कि बी मानचित्र का इतिहास, इतिहास से कोई संबंध नहीं है, अगर इतिहास की जानकारी हो तो ही बनाया जा सके। तो इसमें जो इतिहास है ये अनिवार्य नहीं है। जैसे मानचित्र प्रक्षेप वास्तविक जो पृथ्वी का जो अपन के बहुत बड़ा जो आकार है उसको कागज पे बनाने के लिए अपन मानचित्र प्रक्षेप के रूप में हूबहू वैसी आकृति बनाने का कार्य करते हैं। मानचित्र व्यापीकरण, यानी उस मानचित्र को बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट करना, और अभिकल्पना, उसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह, रेखा वगैरह किस रूप में बनाई जाती हैं वो उसका अभिकल्पना होती है। तो इतिहास इसका अनिवार्य नहीं है, तो बी विकल्प बनेगा। दूसरा है सही कथन है। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ये बात सही है, 1767 में किया गया है। हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र 1785 में बनकर तैयार हुआ है, ये भी सही है। ये फैक्ट है, तथ्य हैं आपके सामने। मानचित्र लैटिन भाषा के मैपा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेजपोश या रुमाल। और भारत में मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया वैदिक काल से शुरू हुई है, ये भी सही है। वैदिक काल से ही भारत के अंदर। विक्रम जी एक बार देखना हो, इसमें कोई मिसमैच बता रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। तो इसके चारों विकल्प सही हैं, ए बी सी डी, तो डी वाला विकल्प सही है। एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 एवं इससे बड़ी है, इससे बड़ी का मतलब क्या बताएं? 1:4000, वह इससे बड़ी है। बड़ी का मतलब संख्या ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी, ये ध्यान रखना। इसका मतलब 1:4000 से भी कम। जैसे मैं कहूं 1:2000, तो इसकी अपेक्षा ये मापनी क्या है? बड़ी है। तो सामान्य तौर पर जहां आप देखेंगे मीट्रिक प्रणाली है, वहाँ तो 1:2000 से 4000 के आसपास कैडेस्ट्रल मैप बनाए जाते हैं। और जहाँ आप देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली है, तो वहाँ 1980 से 3980 के लगभग, 3960 के लगभग इस रूप में ये मानचित्र बनाए जाते हैं, जो सबसे बड़ी मापनी है, जिसको पटवारी प्रयोग में करता है, भूमि का लेखा जोखा रखता है। इंजीनियर वगैरह जो अपन के भूमि को मापने का कार्य करते हैं। एक स्थलाकृतिक मानचित्र में दे रखा है 53 नंबर की सीट है, फिर 53 में 16 होते हैं ए से पी तक, फिर क्या लिखा? 53 पी। ये ऐसे होना चाहिए था, इसमें डैश कर दिया, पेपर में ऐसा ही होगा डैश। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। सीट के साथ क्रमांक जो लगते ए से और पी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ए से पी तक 16 खाने होते हैं, 16 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। तो ये पी वाली सीट को लिया है, जिसमें कहा है कि नॉर्थ ईस्ट। फिर क्या है? 10। स्थलाकृतिक मानचित्र की आरएफ होगी। जब आप देखेंगे, जब मैंने एक टेबल भी बनाई थी, आपने क्लास में देखा हो, जो अपन कहें जो 53 नंबर की सीट है, इसकी मापनी होती है 10 लाख, मिलियन मैप, एक जिसको अपन के मिलियन सीट कहते हैं। मिलियन सीट, तो जैसे आपने 1 नंबर सीट, 2 नंबर, ये अपन ने 53 रख लिया, आप 52 रख लें, 60 रख दें, कोई फर्क नहीं है। तो 53 नंबर की सीट जिसकी आरएफ होती है मिलियन, 1:10 लाख। फिर उसमें पी वाला जो जैसे ही रखा अपन ने ए से पी तक, फिर इसकी जो इसको कहा जाता है क्वार्टर इंच मैप, 4 का भाग देंगे तो ये 2.5 लाख हो जाएगी। 53 पी यदि लिख दिया तो आरएफ क्या हो जाएगी? 2.5 लाख, 1:। फिर इसको लिखा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसके 4 पार्ट में बांटते हैं, जिसको हाफ इंच मैप कहते हैं।
तब इसको अपन कहते हैं 2.5 लाख का आधा करते हैं तो हो जाती 1.25 लाख। और मीट्रिक प्रणाली में 1.25 लाख नहीं मिले तो 1 लाख मिलेगा, मैंने वहाँ बताया भी था, और 1 लाख भी होगा। और उससे छोटा जब होगा, जो इसको इंच मैप कहते हैं, तो जो रखी है संख्या 10, तो उस 1 लाख का आधा 50,000, और 50,000 नहीं हो तो 62,500, ये भी हो सकता है। और इसके बाद कोई और भी संख्या रख दे, जैसे नेक्स्ट भी, तब अपन के नई श्रृंखला आ जाती है 1:25,000। और ऐसे इसमें 53 नंबर की सीट है, तो इसके अंदर जो समोच्च रेखाओं का अंतराल होता है वो 200 मीटर, फिर इसमें 100 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर उसमें 20 मीटर, फिर इसमें 10 मीटर। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्थलाकृतिक मानचित्र में क्या दिया है, कोई टोपोग्राफिकल सीट दी है, उसके साथ ए से पी तक की संख्या दी है, दिशा के आधार पे दिया है, पुनः संख्या दी है जो 1 से 16 हो सकती है, और उस संख्या के बाद फिर संख्या देगा तो 1 से 6 संख्या होगी, जो नई सीरीज है, न्यू सीरीज, जिसको नई श्रृंखला कहते हैं। तो इसका आंसर 1:50,000 है। नीचे एक दूसरा प्रश्न रख दिया, 52D/12/6, इसका मतलब ये है, यहाँ आप 10 की जगह जैसे 12 कर दिया, इसको नहीं लिखें तब भी वही बात है, लिखें तब भी वही बात है। यदि टोपोग्राफिकल सीट के बाद 2 बार संख्या आ जाए तो आप समझ लें कि वो नई सीरीज की तरफ की बात कर रहा है, 1:25,000, और जिसमें समोच्च रेखा अंतराल 10 मीटर होता है। इसका डी विकल्प बनेगा। भौतिक मानचित्र, भौतिक की जगह प्राकृतिक भी लिखा जा सकता है। प्राकृतिक लक्षणों को दर्शाते हैं जिसमें सम्मिलित नहीं है। उच्चावच है, कोई पर्वत पठार मैदान है, वनस्पति है, परिवहन, परिवहन मानव के द्वारा विकसित किया गया है। ऐसे विभिन्न वस्तु प्रवाह, परिवहन के ऊपर किस वस्तु का अपन का परिवहन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो परिवहन और विभिन्न वस्तु प्रवाह ये दोनों भौतिक मानचित्र का भाग नहीं है। तो यानी 3 और 4, तो सी वाला विकल्प बनेगा इसका। उच्चावच, वनस्पति दोनों भौतिक मानचित्र हैं, और बाकी 3 और 4 वाले ये दोनों अपन कहें सांस्कृतिक मानचित्र का भाग हैं। निम्न में से गुणात्मक या अमात्रात्मक मानचित्र है, यानी जिसमें संख्या का प्रदर्शन नहीं होता हो, जिसमें लिखा है कोरोप्लेथ, दूसरा लिखा है बी आइसोप्लेथ। कोरोप्लेथ वर्णमाती मानचित्र, जनसंख्या घनत्व इत्यादि को दर्शाने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, सापेक्षिक घनत्व को दिखाया जाता है। आइसोप्लेथ सम्मान रेखा विधि, जैसे आइसोथर्म है, आइसोबार है, आइसोथर्म है, इन जो अपन लाइन को दिखाते हैं जलवायु से संबंधित, वो आइसोप्लेथ है। और कोरोक्रोमेटिक, जिसको कहा जाता है रंगारेख विधि, रंग के द्वारा, इसमें अपन के संख्या का मापन नहीं होता है। तो इसमें आंसर सी बनेगा, जो गुणात्मक मानचित्र है। फिर लिखा है प्रश्न नंबर 8, बिंदु विधि मानचित्र में स्टैंड डी गियर विधि में ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाया जाता है। डॉट मेथड के अंदर 2 विधियां हैं, स्टील जॉन बॉवर विधि, और एक है स्टीन डे गेयर विधि। अच्छा, ये प्रश्न गलत भी हुआ है कि आप में से किसी का है? हुआ है किसी का गलत? सबका सही हुआ है? सबका सही हुआ है तो अच्छी बात है। ये यानी ये प्रश्न को केवल ये नाम लिखा गया है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसका कारण है डॉट मेथड के अंदर ग्रामीण जनसंख्या को डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो नगरीय जनसंख्या वाले भागों को डॉट से दिखाने में संकट हो सकता है कि बिंदु आपस में मिल जाएं। नगरीय भागों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो नगरीय जनसंख्या को दिखाने के लिए स्टील जॉन बॉवर विधि में तो वृत्त के द्वारा दिखाते हैं, और स्टैंड डी गियर विधि में गोले के द्वारा दिखाते हैं। प्रश्न तो यही आता है
लेकिन अपन ने इसमें प्रश्न ये नहीं पूछा कि नगरीय जनसंख्या किस में दिखाए, ग्रामीण पूछा है। और ग्रामीण जनसंख्या किससे दिखाते हैं, बिंदु से दिखाते हैं। लेकिन जब प्रश्न ज्यादातर क्या आता है, बिंदु विधि में वृत्त के द्वारा नगरीय जनसंख्या को दिखाते हैं तो स्टील जॉन बोअर विधि है, और नगरीय जनसंख्या को गोले के द्वारा दिखाते हैं, ये त्रिविमीय रूप है, ये द्विविमीय रूप है, तो ये स्टैंडी गियर विधि होती है। ये केवल कई बार प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ज्वार भाटा का, चंद्रमा की घूर्णन गति को दुगना कर दिया, 4 गुना कर दिया जाए, केवल गति का नाम लिख दिया लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही इस विधि का इसमें कोई संबंध नहीं था, ग्रामीण जनसंख्या को डॉट से दिखाते हैं, वही आंसर था। फिर लिखा है सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं होता मृदा मानचित्र, ये भौतिक है। मृदा मानचित्र ये भौतिक है, मानव के द्वारा मृदा का निर्माण नहीं किया जाता है। जनसंख्या है, आर्थिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, ये तीनों सांस्कृतिक हैं, तो ए वाला आंसर बनेगा। मानचित्र पृथ्वी की प्रस्तुति करते हैं, यानी पृथ्वी का जो हूबहू मॉडल है जिसको ग्लोब कहते हैं वो त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है, और उसी को अपन मानचित्र यानी इस बोर्ड की तरह लंबाई और चौड़ाई 2 बीम के अंदर प्रस्तुत करते हैं, तो ये मानचित्र द्विविमीय प्रदर्शन है, 2 डायमेंशनल। 11 समपटल सर्वेक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम होगा, इसमें ये 4 लिखे हैं। प्लेन टेबल सर्वे जिन्होंने किया है उनको अच्छे ढंग से पता है, जैसा विकल्प आएगा आप आंसर बना लेंगे। सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे के अंदर उस क्षेत्र का मौका मुआयना किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ प्लेन टेबल को स्थापित करें और जहाँ से सारे ऑब्जेक्ट अपने लक्ष्य नजर आ सकें। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आवीक्षण रेखा चित्र, ये तय करते हैं ये ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ स्थापित करेंगे। तो ये पहली प्रक्रिया है जिसको अपन कहते हैं आवीक्षण रेखा चित्र, कच्चा चित्र, इसका तात्पर्य पहला। उसके बाद फिर वहाँ प्लेन टेबल को ले जाकर स्थापित करते हैं। प्लेन टेबल को पहले लेवल किया जाता है, लेवल करने के बाद फिर उसको सेंटर किया जाता है, केंद्रण किया जाता है, और फिर उसका अपन के पूर्वाभिमुखीकरण ओरिएंटेशन जिसे नॉर्थ का निर्धारण करते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो पहले आवीक्षण रेखा चित्र बनेगा, फिर प्लेन टेबल का समतलन लेवलिंग का कार्य होगा, उसके बाद फिर केंद्रण सेंटरिंग होगी, और फिर पूर्वाभिमुखीकरण ओरिएंटेशन होगा। ये डी वाला आंसर बनेगा। पूर्वाभिमुखीकरण की प्रक्रिया की जाती है 2 तरीके से होती है, एक ट्रफ कंपास से और एक बाई बैक साइटिंग, पश्च दृष्टिपात। पश्च दृष्टिपात तो समझते हो ना, जैसे आपने कोई ए स्टेशन था आपका, ये इस स्टेशन के ऊपर आपने जैसे अपने चित्र बनाया और इस चित्र में आपने देखा है कि ये नॉर्थ बन रहा है, और यहाँ से आपने दूसरा ये बी स्टेशन था, और ये बी स्टेशन से ये अपने लाइन खींची, जैसे बेस लाइन कह दिया इसको। तो जब बी स्टेशन पे ले जाकर इसको स्थापित करेंगे तो इसके 2 तरीके हैं, ट्रफ कंपास से भी कर सकते हैं, इसके साथ ट्रफ कंपास को रख दें, और नॉर्थ से यदि बिल्कुल सही लाइन हो जाए वहीं आप क्लैंपिंग कर दें, स्क्रू को कस दें। दूसरा तरीका है कि इसको एलिडेट की सहायता से वापस इस ए स्टेशन को देखें, इससे मिलान करते हुए वापस ए स्टेशन को देखना, ये पश्च दृष्टिपात है, बाई बैक साइटिंग। इससे भी अपन कहीं ओरिएंटेशन हो जाता है। तो दोनों प्रक्रिया हैं, ए और 2, यानी सी आंसर है इसका। समपटल सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें आधार रेखा की दूरी मापी जाती है, जैसे ए से बी स्टेशन की जो दूरी मापी जाती है, तथा विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन जो पॉइंट है प्रतिच्छेदन बिंदु के आधार पर किया जाता है, एवं दूरी नहीं मापी जाती, ये इंटरसेक्शन मेथड है, प्रतिच्छेदन विधि है, जो पहले वाला ये आंसर है। यहां से जिनका ऑब्जेक्ट की रेज खींची, इस ऑब्जेक्ट की केवल रेज खींची,
बी स्टेशन पे आके फिर इस ऑब्जेक्ट को देखा और जहां ये रेज आपस में क्रॉस होती है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको प्रतिच्छेदन विधि कहा जाता है। कक्षा 12वीं के अंदर जो अपने पाठ्यक्रम के अंदर जब आपको स्कूल आवंटन होगा तो आप वहाँ पढ़ाएंगे तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन दो ही विधि हैं, बल्कि विधियाँ तो इसकी 4 हैं। जैसे अपने ट्रांसवर्स मेथड है, चक्करबंद रेखा है, प्रगामी विधि है, लेकिन अपने 12वीं में 2 ही विधियों का प्रयोग होता है, रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। समापक त्रुटि, क्लोजिंग एरर। अब देखो, समापक त्रुटि आपको 12वीं की स्तर की किताब में नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि अपनी 12वीं की जो वर्कबुक है उसमें 2 विधियां हैं, लेकिन इसकी और भी विधि हैं, और प्रश्न की गहराई में यदि एग्जामिनर जाता है तो आगे वाली विधियों से भी प्रश्न पूछ सकता है। और सिंपल सिंपल छोटी छोटी जानकारियां हैं। एक होती है बंद माला रेखा विधि। माला रेखा विधि 2 होते हैं, एक ओपन ट्रावर्स, एक क्लोज ट्रावर्स। जैसे ए स्टेशन से चले, किसी गांव की गली में चले आप, यहां से इस गांव की गली, ये ए स्टेशन था, ये बी स्टेशन, फिर वो गली मुड़ गई, ये सी स्टेशन, फिर वो गली मुड़ गई, ये अपन के डी स्टेशन, फिर ये गली मुड़ गई, फिर ये ई स्टेशन, और फिर ये रास्ता मिल रहा है। तो लेकिन जब वापस आके किया तो मिली नहीं, यानी फर्स्ट बिंदु पे चले, वापस अपन सर्वे करते हुए इसी बिंदु पे वापस आ जाएं तो ये हो जाएगा क्लोज ट्रावर्स, बंद माला रेखा विधि। आपके पास ग्रेजुएशन में होगा तो ये एमए फाइनल में चलता था और एमए प्रवेश में भी चलता था। ये एमए फाइनल में, उसमें भी यूनिवर्सिटी में अंतर हो सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये था पहले कि जिस गांव का अपन सर्वे करके ले आके थे वो बंद माला रेखा विधि से उस पूरे गांव का चित्र बना के लाते थे, और ये अलग अलग ग्रुप को दिया जाता था, और ग्रुप के द्वारा जब काम किया जाता था लास्ट में भूगोल की लैब में आके ट्रेसिंग टेबल पे उसको मिलान कर लिया जाता था। आपको ध्यान हो, ट्रेसिंग टेबल देखी होंगे ना, जिसमें लाइट जलती है, ऊपर नजर आता है, रखा और उस पर चित्र बना दिया, जिसको ट्रेसिंग टेबल बोलते हैं। कई बार ऐसे शब्दों का ही प्रयोग आ सकता है, ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही आ जाता है। तो यदि ये बंद नहीं हो रही, मान लो ये मापक के आधार पे यहां आ रही है, क्लोज नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ एरर रह गया, इसको कहा गया है समापक त्रुटि। तो इन सब में बराबर डिवाइडेशन किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। हाँ, क्लोजिंग एरर, समापक त्रुटि का संबंध है बंद माला रेखा विधि से, क्लोज ट्रावर्स जिसको कहा जाता है। विकिरण व माला रेखा विधियों के मिश्रित रूप में रेडियो प्रगामी, रेडियो प्रोग्रेशन, रेडियो प्रगामी विधि कहते हैं। 3 बिंदु समस्या, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में समपटल सर्वेक्षण में स्थिति निर्धारण किन विधियों से किया जाता है? अनुरेखण विधि से भी करते हैं। हाँ, दोनों का है इसमें। इसमें जो बताया अपने विकिरण, इसमें विकिरण में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके आधार पर इसकी रेज भी खींची जाती है। और दूसरा इसमें जो लिखा है माला रेखा विधि, रेज खींचने के साथ इसको क्लोज भी किया जाता है। इसे अलग अलग बिंदु से ऑब्जेक्ट लिए और फिर अंत में लाके बंद भी कर दिया, इसलिए दोनों विधियां हैं इसमें। ठीक है, अब आगे से इधर देखेंगे, दिख नहीं रहा है ये। थ्री पॉइंट प्रॉब्लम, यानी आपने समपटल सर्वेक्षण कर रहे थे, अचानक बारिश आ गई, सामान को उठाया और भग दिए, और बारिश होने के बाद वापिस आए तो पता चला अब कहाँ था, स्टेशन कहाँ था। लेकिन आपको ये पता था कि ये पोल था, एक ये वृक्ष था और एक ये वृक्ष था, इसको चित्र में बना रखा है, और आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके माध्यम से आप अपना जो प्लेन टेबल सेंटर था उस केंद्र बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम भी होती है जब 2 ऑब्जेक्ट पता हो, तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो एक तो अनुरेखण विधि होती है, यानी कागज के माध्यम से। दूसरी इसमें लिखा है आलेखी विधि, एक बेसल विधि है,
स्पष्ट दृष्टि पास का इसमें संबंध नहीं है। और फिर इसमें लिखा है ट्रफ कंपास का भी संबंध नहीं है। और जांच और भूल विधि ये लानो विधि है। तो ये ध्यान रखना, बेसल विधि, लानो विधि, ये दोनों ही 3 पॉइंट प्रॉब्लम से संबंधित हैं, जिसको कहा जाता है स्थिति निर्धारण, रिसेक्शन, दोबारा उसकी स्थिति को पहचानना। प्लेन टेबल को समतल लेवल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पिरिट लेवल। और स्पिरिट लेवल में क्या भरा होता है? एल्कोहल या फिर स्पिरिट। स्पिरिट भी भरा हो सकता है, एल्कोहल भी। पानी क्यों नहीं भरते? सूख जाएगा, जम जाएगा। भाई घरों में कारीगर तो वो पानी से लेवल करता रहता है दीवार को, है देखा होगा ना, नलकी में पानी डाला और चेक कर लेता है बराबर है कि नहीं है, लेवल कर लेता है। उसका कारण है कि यदि टेम्परेचर 0 से नीचे आ गया तो पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगी, तो बुलबुला बनेगा नहीं, लेवल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने। ये ऐसे प्रश्न वाई में बहुत पूछे जाते थे। पानी क्यों नहीं भरते? पानी को भरा जा सकता है आसानी से, सुविधा है। फिर लिखा है दर्श रेखक एलिडेड का कौन सा किनारा कार्यकारी किनारा होता है? एलिडेड जो अपन के पीतल का बना होता है, और उस एलिडेड में 2 फलक होते हैं, एक आई वेन, एक ऑब्जेक्ट वेन। जो आंख के पास रहता है उसको नेत्र फलक कहते हैं, और जिससे अपन ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको लक्ष्य फलक कहते हैं, ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। और जब उसको देखते हैं तो उसका दायां किनारा है जो आलपिन से सटाते हैं। आलपिन जहाँ लगाते हैं अपन, जहाँ अपना सेंटर होता है, जैसे ए सेंटर, ये बी सेंटर है, आलपिन लगाई तो इसके जो अपन एलिडेड का जो किनारा लगाते हैं वो दायां किनारा लगाते हैं, जो प्रवणित होता है, फ्लूइड के रूप में होता है, जिससे आसानी से उसकी रेज खींची जाती है। तो दायां किनारा कार्यकारी किनारा होता है। समपटल सर्वेक्षण में कौन से उपकरण के प्रयोग के समय आसपास लोहे की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए? आपने खूब जाना, ट्रफ कंपास में जो चुंबकीय सुई होती है और चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो ट्रफ कंपास का प्रयोग करते समय कोई लोहे का खंभा नहीं हो पास में, चाबियों का गुच्छा नहीं होना चाहिए, उनको दूर रखा जाए। कौन सा उपकरण समपटल सर्वेक्षण में उपयोग नहीं होता? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड होता ही है जो चीड़ की लकड़ी का बना होता है। आजकल बिना चीड़ की लकड़ी का भी आता है, पीतल एल्युमिनियम का भी बना आता है, आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन सामान्य तौर पर पुस्तकों में यही आता है चीड़ की लकड़ी का, जो मुलायम लकड़ी होती है। फीता है। सर्वेक्षण दंड है दूरबीन। दूरबीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि मापक 1.2 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर है तो इसकी निरूपक भिन्न होगी। निरूपक भिन्न में जिसमें कहा कि अंश का मान हमेशा 1 होना चाहिए, और जो अंश है वो हमेशा मानचित्र की दूरी को बताता है। तो 1.2 है इसकी बराबर, जिसको अपने कहा कि 6 किलोमीटर है, तो इसको 1 बनाना है। या तो इसको यही बना सकते हो आप, यदि यहाँ आप जैसे सेंटीमीटर इधर पॉइंट हटाएं तो इधर 0 लगा दें। तो यदि 12 करते हैं तो 12 एकम 12, 1 सेंटीमीटर, 12 पंजू 60, 5 किलोमीटर। इसका पॉइंट हटा दिया तो यानी 1 सेंटीमीटर ये मानचित्र की दूरी है जो धरातल को 5 किलोमीटर को दर्शाती है। और 5 किलोमीटर में 5 लाख सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेंटीमीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1:5 लाख ये इसकी आरएफ होगी। कभी भी आरएफ के अंदर ये ध्यान रखना, कोई भी मान दे दे, अंश का मान हमेशा 1 करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, यदि 1 नहीं है तो जो संख्या है उसमें उसी का ही भाग दे दो, तो 1 बढ़ जाएगा। सही अभिकथन है। ये अभी पिछले दिनों रीट में भी आया था ऐसा प्रश्न, आपने ध्यान दिया हो तो, है लैब असिस्टेंट में आया था, रीट में भी आया है। हाँ,
सही अभिकथन है, सही अभिव्यक्ति है, ऐसे प्रश्न में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अक्षांश 90 से ज़्यादा नहीं होते हैं, देशांतर 180 से ज़्यादा नहीं होते हैं। अक्षांश के साथ नॉर्थ से साउथ होगा और देशांतर के साथ ईस्ट और वेस्ट होगा। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सी वाला विकल्प है, 89 डिग्री नॉर्थ और 142 डिग्री वेस्ट। बाकी जैसे ए में 92 डिग्री नॉर्थ है तो 92 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता ही नहीं है। ऐसे ही 183 डिग्री वेस्ट है बी वाले में, 183 डिग्री देशांतर होता ही नहीं है। ऐसे डी वाले में 102 साउथ, 102 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता ही नहीं है। सबसे बड़ी मापनी है, बड़ी मापनी का तात्पर्य सबसे छोटी संख्या, और ये सापेक्षिक है। यहाँ तो आंसर 1:8000 हो रहा है, हो सकता है 4000 मिलता तो वो बड़ा हो जाता। तो इसमें दिए गए में सबसे बड़ी मापनी 1:8000। बी 42 डिग्री उत्तर तथा 99 डिग्री 14 मिनट और 14 सेकंड पूर्व का प्रतिव्यासत एंटीपोडल होगा। कर लिया होगा सबने, अक नहीं किया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। हाँ, कोई एरर आ रहा है इसमें। देखिए, अक्षांश और देशांतर में जब भी प्रतिव्यासत की बात करें, और इसको जब प्रोजेक्शन का टॉपिक था वहां मैंने इसको समझाया था, अक्षांश में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल गोलार्ध चेंज होता है, और देशांतर में गोलार्ध भी चेंज होगा और साथ में गोलार्ध के चेंज होने के साथ साथ 180 डिग्री में से उसको घटाना होता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। और यदि ये सामान्य रूप में केवल संख्या मान के रूप में अक्षांश देशांतर की होती डिग्री में तो आप सीधा सीधा घटा लेते। इसमें मिनट भी दे दिया, सेकंड भी। और यदि ऐसा मान एक बार आपने निकाल लें तो वापस उसको जोड़कर देख लें क्या 180 बन रहा है। 180 नहीं बन रहा है तो उसमें कोई त्रुटि है। जैसे आपके सामने इसमें लिखा 42 डिग्री उत्तर, तो इसका अक्षांश का तो क्या हो जाएगा 42 डिग्री दक्षिण, एंटीपोडल। दूसरा है 99 डिग्री 180 में से घटाना होता है, कितना 99 डिग्री कितना है 14 मिनट और 14 सेकंड। ये थोड़ा घटाने में, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा मैथ से ज़्यादा संबंध है नहीं और कई बार कोई चूक नहीं हो जाए, इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ जो मिनट सेकंड डिग्री है वो 60 के गुणज में है। 1 डिग्री में 60 अपन कहीं क्या होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इसको घटाने के लिए जैसे मैंने कहा कि इधर से 1 डिग्री ली तो यहाँ कितनी डिग्री बच गई 179। यहाँ कितने आ गए 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर अपने इसमें से 1 मिनट निकाल ली तो यहाँ कितने बच गए मिनट 59 मिनट, और यहाँ क्या आ गए 60 सेकंड। इसका तात्पर्य ये है। अब 60 में से 14 गए तो कितने बच गए हैं 46। ये तो क्या बचे सेकंड। फिर यहाँ 59 हैं, अब 59 में से 14 गए तो कितने बचे हैं 45 मिनट, और 179 में से 99
9 में से 9 गए तो 0 है 80 डिग्री। फिर भी यदि लगे कंफ्यूजन है तो वापस जोड़ के देख लें क्या 180 आ रहा है। 46 और 14 दोनों को मिलाए तो 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। फिर आप देखें 45 और 14 59 और 1 ये हो गई 60, तो फिर 60 और 60 मिनट है तो उसका क्या हो गया 1 डिग्री। और अपन कहीं 80 और 99 कितने हुए 179 और 1 इधर से आ गया तो 180। इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, डी वाला आंसर बना 80 डिग्री 45 मिनट और 46, और जिसको क्या लिखा है पश्चिम। ये पूरब था तो इसका एंटीपोडल पश्चिम बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर के पैमाने पर बने हुए मानचित्र को 2.5 गुना बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने का मतलब किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए बढ़ा दिया जाए। और मैंने कहा था जब भी एनलार्जमेंट करना हो तो दिए गई जो RF की जो संख्या है उसमें भाग दे दें। तो इसमें 2.5 गुना का 15 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो RF क्या बन जाएगी 1:6 लाख हो जाएगी। इसका बी विकल्प हो जाएगा। मानचित्र मापने के विवर्धन एवं लघुकरण में किस विधि का प्रयोग नहीं होता। फोटोस्टेट मशीन, पेंटोग्राफ, ईडियोग्राफ, तीनों का प्रयोग होता है। ऑफिसोमीटर से दूरी मापी जाती है मानचित्र पे। ऑफिसोमीटर जो यंत्र है मानचित्र पर दूरी मापने का है। RF 1:63,360 का सही कथनात्मक मापक है, जिसमें आगे दे रखा है 63,360 में 1 मील होता है और 1 मील के अंदर आपको पता है 8 फरलांग होते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी 8 विकल्प नहीं है। लेकिन बी वाला विकल्प देखें तो क्या लिखा 2 इंच बराबर 16 फरलांग। और अंश का मान हमेशा 1 होता है तो 2 एकम 2, 1 इंच 2 का भाग दे दिया तो 8 फरलांग। इसका तात्पर्य यही है, 1 इंच बराबर 8 फरलांग इसका तात्पर्य है, इसी का तात्पर्य। तो इसका आंसर क्या बनेगा बी। RF 1:300 का सही कथनात्मक मापक है। सही कथनात्मक उसमें ये नहीं कहा किसमें बदलना है। विकल्प को देखो क्या कह रहा है, विकल्प में सब में मीटर लिखा है। और मीटर ये अब आपको ध्यान रखना होगा कि मीट्रिक प्रणाली में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। निरूपक भिन्न 1:50,000 में 4.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। अब ये नीचे फिर विकल्प देखना पड़ेगा, सब में मीटर है और मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 50,000 के अंदर 100 का भाग दिया तो 500, 1 सेंटीमीटर बराबर 500, तो 4.5 सेंटीमीटर 4.5 गुना 500 तो 2250 मीटर आ जाएगा। जब प्रदर्शक भिन्न 1:90,000 है तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा। वही मीटर में विकल्प है तो मीटर में 100 का भाग दिया तो 1:900 मीटर हो जाएगा। रंब लाइन जिसको लग्जोडर्म कहते हैं, एक दिश नौपथ भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। आपने नाम सुना होगा मर्केटर। मर्केटर ने तो इसका प्रयोग किया था, जिसके आधार पर नाम मर्केटर प्रक्षेप रखा। वास्तव में उसका नाम है यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप। यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप का ही नाम मर्केटर प्रक्षेप है, जिसकी आकृति शुद्ध हो, जिसकी दिशा शुद्ध हो, जिसको ये एजिमुथल प्रोजेक्शन भी है। तो इसका सी आंसर है। जया वक्र साइन कर्व, जिसको फ्रेंच कर्व भी कहते हैं। रेगोबर्ट बोर्न ने जो बोर्न प्रक्षेप का निर्माण किया था उसमें साइन कर्व का प्रयोग किया है और एक सिनुसॉइडल में प्रयोग किया है। तो यहाँ जो आपके सामने देखेंगे तो बोर्न प्रक्षेप ही विकल्प में मिल रहा है। बोर्न और सिनुसॉइडल दो में जया वक्र का प्रयोग होता है। ये सही है। ध्रुव को वास्तविक रूप में सही दर्शाया जाता है।
ध्रुव कैसा होता है? डॉट, बिंदु। ऐसा किस प्रक्षेप में? गोल्स। गोल्स में तो जितनी 45 डिग्री लंबाई होती है अक्षांश की, उतनी विषुवत रेखा होती रही, उतना ही ध्रुव होता है। इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है। दूसरा है एक मानक शंक्वाकार, उसमें चाप के रूप में दर्शाया जाता है, बिंदु नहीं बनता है। दो मानक, इसमें भी चाप के रूप में। और बौन प्रक्षेप में वास्तव में पूरे एक गोलार्ध को दिखाया जा सकता है, डॉट के रूप में दिखाते हैं। सही है, डी। अब कई बार ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, 32 में भी आंसर बौन, 33 में भी बौन, और जब आधा अधूरा प्रश्न आएगा तो यूं लगेगा ऊपर भी बौन आ रहा है, नीचे भी बौन ही आ रहा है। ऐसा हो सकता है दोनों का सेम। यदि आप आश्वस्त हैं कि यही बनता है तो उसको ही करें, कहीं ऐसा नहीं देखें ऊपर नीचे से कोई ज़्यादा विशेष संबंध नहीं होता है। 1 इंच मानचित्र की दूरी धरातल को 1.42 मील को प्रदर्शित करती है तो RF होगी। एग्जैक्ट तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको मील की बात कर रहा है तो 1 मील यानी 63,360 गुना 1.42 से गुना करेंगे तो ये लगभग 90,000 के आसपास आएगी। ठीक, तो इसका आंसर बनेगा डी। RF 1:31,680 का सही कथनात्मक मापक होगा, यानी ये आधा मील है और आधा मील में 31,680 इंच होते हैं। नीचे ब्रिटिश प्रणाली के मान हैं सारे। तो बी विकल्प है 2 इंच बराबर 8 फर्लांग, तो 1 इंच बराबर 4 फर्लांग। 4 फर्लांग का मतलब आधा मील। एक बौन प्रक्षेप 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 60 डिग्री उत्तरी मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो अक्षांश रेखाओं की वक्रता बढ़ेगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वक्रता बढ़ती है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वक्रता घटती है। ये ध्यान रखना। वक्रता का मतलब मुड़ाव। सही सुमेलित नहीं है। जैसे बेलनाकार प्रक्षेप, गोल्स प्रक्षेप बेलनाकार में ही है। रूढ़ प्रक्षेप में सिनुसॉइडल है, सही है। शंक्वाकार मर्केटर, मर्केटर शंकु आकार में नहीं है, मर्केटर बेलनाकार में है, तो ये सी वाला गलत है। और शिरोबिंदु स्टीरियोग्राफिक, जिसको त्रिविम प्रक्षेप कह रहे हैं, ये सही है। विश्व में चाय, कॉफी, नारियल सारे उष्णकटिबंधीय फसल हैं। दर्शाने के लिए उपयुक्त प्रक्षेप है तो बेलनाकार समक्षेत्रफल, और समक्षेत्रफल प्रक्षेप है वही वितरण मानचित्र बनाने में उपयुक्त है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रणाली के उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत होता है। ये कई विद्यार्थियों का गलत भी हुआ। प्रश्न ये आता, देखिए इसी प्रश्न को मैं कहता जीपीएस प्रणाली के उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर, मैं कहता पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पे, तब तो आंसर बनता ए 20,200 किलोमीटर, और पहला ही विकल्प यही रखा है। तो और लेकिन इसमें कहा है पृथ्वी के केंद्र से, तो पृथ्वी की सतह नहीं, केंद्र की बात करता है। केंद्र की जो अपन कहीं कितना है, लगभग 6400, 6371 लिखते हैं, जिसको अपन 70 लिखते हैं, तो लगभग 6400 किलोमीटर पृथ्वी का सेंटर है। तो 6400 किलोमीटर इसमें बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 26,600। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी। केंद्र नहीं कहेगा तो आंसर क्या बनेगा, बी, ए। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। इसलिए प्रश्न को आराम से और उसमें क्या पूछा है उसको अच्छे ढंग से समझें। सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास मत करना। सबसे पहले तो ये जाने कि प्रश्न की डिमांड क्या है, पूछा क्या है। कई बार गलती इसलिए हो जाती है कि अपन ये नहीं समझ पाए उसने पूछा क्या था।
अब की बारी एक पेपर में रीट में एग्जाम में आया था कि जिसमें पूछा था विली विली चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है। प्रभावित नहीं पूछा, उसने उत्पत्ति पूछा था। ठीक है, तो ये अंतर है शब्दों में। भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति अलग स्थान पे, अनुभव अलग स्थान पे होती है। तो ये कुछ बारीकियां हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। सही सुमेलित करें। जीपीएस प्रणाली के उपग्रह नव स्टार यूएसए का है, ग्लोनास जो रूस का है, बाइडू चीन का है, और गैलीलियो जो यूरोपीय संघ का है। जो सी वाला आंसर बन जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को अधिक शुद्धता, शब्द में गहराई दी है, अधिक शुद्धता दर्शाया तो 1 मानक पे भी जाता है, 2 मानक पे भी, लेकिन ज्यादा शुद्धता से 2 मानक पे दिखाते हैं। 36,000 पर कौन से सैटेलाइट होते हैं? उस पर भाई भू स्थिर कक्षा वाले उपग्रह होते हैं। भू स्थिर जो कक्षा है ना, जियो स्टेशनरी, वो 36,000। और जो अपन कहते हैं GSLV जो स्थापित करते हैं, और ध्रुवीय जिसको अपन कहते हैं ध्रुवीय कक्षा के आधार पर स्थापित, वो 700 से 900 किलोमीटर, और जीपीएस वाले 20,200 किलोमीटर पर। तो इसमें 2 मानक शंक्वाकार प्रक्षेप आएगा 41 में। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक साथ दर्शाए जा सकते हैं दोनों को, तब आएगा सिनुसोइडल। बॉन प्रक्षेप में केवल एक गोलार्ध दिखा सकते हैं, दोनों नहीं। मर्केटर प्रक्षेप में ध्रुव को दिखाया ही नहीं जा सकता। शिरोबिंदु प्रक्षेप में केवल एक बिंदु से दर्शाया जाता है, तो उत्तरी ध्रुव को दिखाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव नहीं दिखा सकते। इसलिए सिनुसोइडल और जो अपन कहीं मौलविड ऐसे प्रक्षेप है जिनमें पूरा विश्व दिखाया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र की रचना में स्थानिक आंकड़ों को दर्शाने में उपयुक्त हैं। स्थानिक और गैर स्थानिक 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो पहली बात तो जीआईएस में केवल स्थानिक आंकड़ों का ही प्रयोग होता है, और इसमें एक बिंदु है। जैसे एक बिंदु से अपन ने कह दिया, कोई जनसंख्या दिखा दी, कोई कुआं दिखा दिया, कोई स्थान दिखा दिया। रेखा से कोई लाइन से आपने रेलवे लाइन दिखा दी, सड़क मार्ग दिखा दिया। फिर ऐसे कहा कोई बहुभुज से आपने कोई चित्र बना दिया कैसा भी, तो अपन के उसके माध्यम से आपने कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दिखा दिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र दिखा दिया। ऐसे दिखाने में उपयोग किया जाता है। तो तीनों सही है। आरोही या अवरोही समंक श्रेणी को 2 बराबर भागों में माध्यिका बांटती है। कोई समंक माला, कोई समंक श्रेणी है, तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, और उसके बीच वाले भाग से अपन माध्यिका ज्ञात करते हैं। दक्षिण में बाएं से उत्तर में दाईं ओर बिंदुओं का क्रम बनता है, तो सहसंबंध होगा धनात्मक। ये आपको चित्र में ही ध्यान रखना होगा। यदि चित्र ध्यान है तो ये आप ऐसे प्रश्नों का आंसर बना पाएंगे। तो आप ऐसे में अपना चित्र भी बना लेना, यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो। जैसे ग्राफ पेपर के ऊपर जो जैसे अपन बनाते हैं ना, आपके सामने जैसे ये बना दिया, ये 0 इधर लिख दिया 10 x y जैसे अपन ने कहा, और इधर भी लिख दिया 10, जैसे 2 4 6 8 2 4 6 8। ये कह रहा है कि ये पार्ट उत्तर है, ये पार्ट दक्षिण है। यह देखा जाए तो ये इधर वाला भाग कौन सा है, ये दायां है, और इधर वाला ये बायां है। ये उत्तर वाला दायां, ये दक्षिण वाला दायां है। ये उत्तर वाला बायां, ये दक्षिण वाला बायां है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कहा दक्षिण में बाईं ओर से, तो दक्षिण में ये है बाईं ओर से, यहाँ से चले, और किस तरफ चले, उत्तर में दाईं ओर, तो उत्तर में ये दाईं ओर, ये ऐसा क्रम बने। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, जैसा प्रश्न में कहा है, इसका मतलब ये लाइन तभी बनती है जब इधर मान बढ़े, इधर मान बने, तो यहां पहुंचेगी ये लाइन।
और यदि ये लाइन ऐसे बने तो फिर क्या हुआ, ऋणात्मक। यानी ये तो एक संख्या, ये ओ एक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन ओ वाई वाला है ये क्या है, घट रहा है। इसमें ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो अब इसमें ये था, तो ये कैसा है, धनात्मक। फिर देखो अगला, यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध धनात्मक संबंध है तो बिंदुओं का क्रम बनेगा। अब देखो इसमें क्या कहा, सी में उत्तर में दाएं, तो उत्तर में दाएं और दक्षिण में बाएं, तो यही तो लाइन बन रही है, यही प्रश्न है इसमें भी, केवल उसको दूसरे तरीके से लिखा है। यदि 100 संख्याओं का समांतर माध्य 36 है तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। पहली बात तो सांख्यिकी में जो अपने टॉपिक हैं उनमें 5 टॉपिक हैं, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन। मीन, समांतर माध्य और प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में बीज गणितीय गुण पाए जाते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। जोड़ बाकी गुणा भाग का जिसके अंदर प्रभाव है, जो बीज गणितीय गुण कहते हैं, केवल इन दो में। और यदि कोई अचर मान है, कोई स्थिरांक है, एक समान सब में समान जोड़ेंगे, समान घटाएंगे, तो उसमें उतना ही फर्क पड़ेगा। तो इसमें कहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 ही जुड़ जाएंगे मान में, तो 36 और 8 44। समंक श्रेणी का मानक विचलन 3 है। यदि समंक श्रेणी की प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन 3 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2 बातें ध्यान रखना। बीज गणितीय गुणों में समांतर माध्य के अंदर किसी स्थिरांक या समान अंक के जोड़ने पर उतना मान बढ़ जाएगा, घटाने पर उतना घट जाएगा, गुणा करने पर उतना गुणज हो जाएगा, भाग करने पर उतना भाजित हो जाएगा, उसके अनुपात में। लेकिन मानक विचलन में जोड़ और घटाने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा इसने, 2 संख्या जोड़ दी जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि कहे घटा दिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा करने पर गुणज हो जाएगा, भाग करने पर भाजित हो जाएगा। प्रमाप विचलन में 2 में ही फर्क पड़ेगा। संचयी बारंबारता को प्रदर्शित करता है, जो अपन कहें CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कई बार ऐसा अर्थ ही पूछ लेता है। F है ये फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा F आवृत्तियों का योग है, N/2 जो अपन कई बारंबारता है या पदों की संख्या में 2 का भाग है। किन्हीं 4 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है। यदि प्रत्येक पद मूल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 10 × 3 10 × 30। बीज गणितीय गुण पाए जाते हैं समांतर माध्य और प्रमाप विचलन 2 में, 3 और 4। यदि सहसंबंध का मान उच्च धनात्मक सहसंबंध है तो मान होगा 0.75 से ज़्यादा है तो वो उच्च होगा, लेकिन धनात्मक का है तो 0.81 जो बी वाला विकल्प सही होगा। यदि n संख्याओं का समांतर माध्य k है तो प्रत्येक पद मूल में a घटा दिया जाए, a घटा दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा, k - a। केवल एक अलग फॉर्मेट में लिखा है इसको। कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं? समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो इसमें आंसर है 1, 2 और 4। सी, प्रमाप विचलन में विचलनों की गणना की जाती है समांतर माध्य से, और समांतर माध्य का ये गुण भी है। अब उच्च सांख्यिकीय विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी समंक माला के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलन, डिविएशन, और डिविएशन के वर्ग का माध्य और माध्य का वर्गमूल जो प्रमाप विचलन कहलाता है। डी, प्राय अक्सर अधिकतर शब्दों का प्रयोग करते हैं बहुलक के लिए, मॉड के लिए।
बहुलक सूत्र में बहुलक वर्ग की आवर्ती को बताता है F1। ये F1 है, ये बहुलक वर्ग की आवर्ती बताता है। F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, और F2 बहुलक वर्ग से। ऐसे भी आपको कोई सूत्र से भी किसी भी अक्षर का अर्थ पूछ सकता है। समांतर माध्य को ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि के सूत्र में dx, x का डिवेशन, d का मतलब डिवेशन, और डिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विचलन। विचलन ज्ञात किया है। वक्र के शीर्ष पर लंब डालने पर जब लंब के दोनों ओर का भाग बराबर होता है, जैसे मैंने बनाया आपके सामने वक्र, वक्र का जो अधिकतम भाग है, जो शीर्ष है, इससे जो अपने लंब डाला और दोनों का भाग बराबर होता है, तो समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों का मान बराबर होता है, जिसको नॉर्मल कर्व, सामान्य कर्व कहते हैं। ये भी आप इसको 56 नंबर वाले को प्रश्न देखो, प्रश्न में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले प्रमाप विचलन के लिए पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य से प्रत्येक पदमूल का विचलन ज्ञात करते हैं, विचलन का फिर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और उस स्क्वायर के आधार पे फिर अपन कई पदों का मध्य वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जो प्रमाप विचलन कहलाता है। ये अर्थ है ये। तो सामान्य वक्र होगा ए, अधिकतर से अधिक, मोर देन, जो ओजायु बनता है। माध्यिका के अंदर माध्यिका का मान बिंदु रेखे विधि से भी ज्ञात किया जाता है, और बिंदु रेखे विधि में जैसे मैं आपके सामने कहूं, जब आप देखेंगे तो बिंदु रेखे विधि में एक तो से कम और एक से अधिक होता है। जैसे ये से अधिक बना और ये आपके सामने से कम का बना, और ये दोनों से कम से अधिक, यानी ये से कम, ये से अधिक, लेस देन एंड मोर देन, और दोनों जहां क्रॉस करते हैं वो बिंदु मध्यिका होता है। ये अपन के इसको बिंदु रेखे विधि से ज्ञात करने का तरीका है, जिसको कहा जाता है लेस देन एंड मोर देन, या ओजाई वक्र भी इसको नाम देते हैं। अधिकतर में कहा कि वर्गों की निम्न सीमा से शुरू करते हैं और गिरता हुआ वक्र बनता है। जैसे ये है ना, ये गिरता हुआ वक्र बनता है ऐसे, ये से अधिक में, तो ए वाला ही सही है। 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, एक ही प्रक्षेप है मौलविद। ये प्रश्न पहले आपके आ भी चुका है, पुराने पेपर में चेक करेंगे तो। 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, बाकी सब दीर्घ वृत्त बनते हैं। शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, जिसमें दिशा शुद्ध होती है, एजीमुथल, जिसको दिगंशीय कहा जाता है। मापक के आधार पर अवरोही, अवरोही का मतलब घटता, सबसे बड़ी मापनी भूसंपत्ति, उससे छोटी मापनी स्थलाकृतिक, उससे छोटी मापनी दीवारी, और उससे भी छोटी मापनी एटलस। तो इसमें देखेंगे तो भूसंपत्ति, स्थलाकृतिक और एटलस, सी वाला आंसर बन जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये मापनी के आधार वाला। सही कथन है, आरएफ के अंश व हर इकाइयों को एक माना जाता है, बिल्कुल सही है। अंश भी एक है, जो अपन कहें सेंटीमीटर तो हर भी सेंटीमीटर ही होगा, अंश इंच है तो हर भी इंच ही होगा। हर सदैव धरातल को बताता है, बिल्कुल सही है। अंश मानचित्र की दूरी को बताता है। जब मापन का प्रदर्शन आरएफ में होता है तो इकाई का उल्लेख नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 1:500 इकाई नहीं लिखी जाती है। अंश सदैव एक होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक से ज्यादा है तो एक बनाना चाहिए। वृत्त, वृत्त किसमें सर बनता है? ग्रेट सर्किल, वृत्त, वृत्त विषुवत रेखा है, वृत्त, वृत्त ये ग्रेट सर्किल ही है।
या वृत्त वृत्त की स्थिति मर्केटर प्रक्षेप पे बनती है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। मापक का अर्थ है प्रदर्शित दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है मानचित्र की दूरी धरातल की दूरी का अनुपात, तो भी सही है। विकिरण मापक में तीसरी इकाई का मापन किया जाता है कर्ण पर। उप विभाजन पर डाले गए कर्ण पर तीसरी इकाई पढ़ी जाती है। 3 इकाइयों का एक साथ मापन किया जाता है कर्णवत मापक में भी वर्नियर में भी, लेकिन अधिक शुद्धता से मापन वर्नियर मापनी में होता है और जिसको लीस्ट कॉस्ट अल्पतमांक कहा जाता है। तो 2 और 3 सही है बी। समय और दूरी दोनों को साथ दिखाते हैं कंपैरेटिव स्केल है, तुलनात्मक मापक है। किस मापने में किसी इकाई का 100वां अंश, ये कर्णवत मापक ही है जिसमें एक साथ 3 इकाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें 100वां अंश तक दिखाया जाता है। प्रदर्शक भिन्न 1:2,53,440 कौन सा सही रूपांतरण नहीं है, और आगे लिख रखा है इंच, इसका मतलब ब्रिटिश प्रणाली। और यदि आप देखेंगे सी वाला देखते ही बन रहा है 1 इंच बराबर 21,120, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर वाला क्या है 1 इंच बराबर 2,53,440 इंच है, तो ये सी वाला तो हो ही नहीं सकता। बाकी चारों को आप तीनों को चेक कर सकते हैं। जैसे गज दे रखा है, एक गज में कितने इंच होते हैं 36, 36 से गुणा कर लें 7,040 को ही मान आएगा। एक फरलांग में कितने होते हैं 7,920, उससे गुणा कर लें। एक मील में कितने होते हैं 63,300, उसको 4 से गुणा कर लें तब भी यही मान आएगा। इसका मतलब इसका आंसर सी है। ये सरल प्रश्न है, वैसे देखने से भी आंसर बन रहा है। एग्जाम टाइम पर होगा, हाँ जिस दिन होगा उस दिन तो टाइम पर ही होगा, उस दिन तो टाइम पे ही होगा। लेकिन इनका जो पूछने का जो तात्पर्य ये है अगर भाई कहीं आगे तो डेट नहीं खिसक रही है, यही होगा। अभी तो भाई अक्टूबर ही है, अक्टूबर ही माने। यदि सरकार कोई चेंज करती है, रीओपन करती है तो सूचना आएगी। मेरे को लगता है सप्ताह 10 दिन में आ जाएगी सूचना, अन्यथा तो अक्टूबर में ही एग्जाम है। अभी तो अक्टूबर ही मान के चलें। मर्केटर प्रक्षेप नहीं है। अच्छा, जो प्रक्षेप में 3 गुण पाए जाते हैं, किसी की आकृति शुद्ध होती है, जिसकी आकृति शुद्ध होगी उसकी दिशा शुद्ध होगी, क्षेत्रफल सही नहीं होगा, और क्षेत्रफल सही होगा तो उसकी आकृति शुद्ध नहीं होगी। मर्केटर शुद्ध दिशा प्रक्षेप है और जो अपन कहें शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, लेकिन सम क्षेत्रफल का गुण नहीं पाया जाता है, तो सम क्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है, ए है इसमें। प्रश्न पहले तो इनसे संबंधित बात करें, फिर उसके बाद रख लेंगे। प्रक्षेप और आगे लिख रखा है कौन सा उपयुक्त है। जैसे एक मानक के लिए, अब देखो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यूएसए कनाडा की सीमा, ये 1 मानक में भी लिखा था। ट्रांस साइबेरियन को 2 मानक में भी लिखा है। और इसमें जो आप देखेंगे 1 मानक 2 मानक हैं, तो ट्रांस साइबेरियन को 2 मानक से अधिक शुद्धता से दिखाते हैं, और 49 डिग्री यूएसए कनाडा की जो सीमा है उसको 1 मानक से दिखाते हैं। और यूरोप महाद्वीप के लिए बॉर्न प्रक्षेप उपयुक्त है। और बेलनाकार समक्षेत्रफल में विश्व में रबर और मसाले, जो अपन के उष्णकटिबंधीय भागों के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, उसके लिए उपयुक्त है, जो बी वाला विकल्प है। फिर आगे लिखा है प्रक्षेप और विशेषता। जैसे ध्रुवीय केंद्रक खमद प्रक्षेप, जो विषुवत रेखा से अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है, चित्र बनाया था उससे देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। बहुशंकु आकार, अक्षांश असंकेंद्रीय वृत्तों के चाप, बहुशंकु में सभी का केंद्र एक नहीं होता, इसलिए असंकेंद्रीय कहते हैं उसको। एक मानक शंक्वाकार, एक वृत्त के चाप द्वारा ध्रुव, एक मानक 2 मानक में ध्रुव को चाप से दिखाते हैं। और मर्केटर प्रक्षेप
ध्रुवों की और अक्षांशों के मध्य की दूरी तीव्रता से बढ़ती है, बिल्कुल सही है, बी वाला विकल्प बनेगा। यदि ग्लोब की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की जो परिधि है उसके लिए सूत्र है 2πr। लेकिन गोल प्रक्षेप में 45 डिग्री है, कोस जो थीटा 45 डिग्री का मान होता है, तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 0.7071, ये जो मान लिखा है ये कोस 45 डिग्री का मान है। अन्यथा तो केवल इतना तक ही था, लेकिन गोल प्रक्षेप के अंदर जो मानक अक्षांश है वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के आधार के ऊपर ये अपन के त्रिज्या है, तो इसके आधार पर जब निकालते हैं तो कोस 45 का जो मान है ये है, तो ये मान याद रखना होता है 0.7071, 31.1 सेंटीमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है, बहुशंकु का ही संशोधित रूप है। लैक्सोडर्म लाइन का प्रयोग करते हैं, मर्केटर में करते हैं, जिसको यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। ए कथन जो सम क्षेत्र पर बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में सही नहीं है। इस प्रक्षेप में मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांश से समांतर के पास ही सही होती है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्या सही हैं? इस प्रक्षेप में क्षेत्र की समानता बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है, आकृति बिगड़ेगी तभी क्षेत्रफल सही रहेगा। इस प्रक्षेप में ध्रुवीय समांतर विषुवत रेखा के बराबर होती हैं, ध्रुव वाली भी विषुवत रेखा की सारे अक्षांश ही बराबर होते हैं। यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि सम क्षेत्रफल प्रक्षेप की आकृति शुद्ध और दिशा भी शुद्ध नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भागों की उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर सही अनुक्रम है। जो तरंग दैर्घ्य बढ़ते हुए रूप में, जैसे आपके सामने लिखा था, गामा किरणें, फिर उसके बाद लिखा एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट यूवी, फिर उसके बाद लिखा विबजियोर, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, ऐसे लिखा था, आपको ध्यान आए। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य गामा, फिर एक्स, उससे लंबी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, फिर विबजियोर जिसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लाल रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर जिसकी वेवलेंथ होती है, और मानव की आंखें इन्हीं को देख सकती हैं, जिसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे लंबी इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, फिर माइक्रोवेव जिसको सूक्ष्म किरणें, फिर रेडियो वेव, रेडियो तरंगें हैं। तो इनमें से सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम होगा, इसमें गामा, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और रेडियो, ये विकल्प सही है, जो बी वाला। कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया है कि जो जीआईएस के जो आंकड़े हैं, जो अपन के स्थानिक आंकड़े, जो रास्टर और वेक्टर सदिश और जो अपन का रेखापुंज जाल के रूप में होते हैं, राष्ट्र आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गों के जाल के रूप में ग्राफीय प्रदर्शन किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। एक ग्राफीय चित्र के रूप में ऐसा तरीके से किया, ये प्रदर्शन कर दिया। वेक्टर आंकड़ों का प्रदर्शन बिंदु या रेखा, इसी को ही जब केवल डॉट डॉट रूप में हो या अपन के बिंदु के रूप में हो, बीच में खाली हो, तब ये वेक्टर हो गया। रेक्टर आंकड़े सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों के साथ संगत होते हैं, रेस्टर, बिल्कुल सही है। ये सुदूर संवेदन में दो प्रकार से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, एक ग्राफीय विधि, एक डिजिटल नंबर, जिसको डीएन लिखा था। तो ये ग्राफीय विधि जो अपन कहें राष्ट्र आंकड़े हैं, ये इससे संगत हैं। विविधतापूर्ण तथ्यों के विश्लेषण में वेक्टर की अपेक्षा राष्ट्र अधिक उपयोगी है। नहीं, इसको पूरा शेडिंग कर देंगे तो दूसरे आंकड़े नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए ये उपयोगी नहीं होते हैं। डी वाला असत्य है। भारत में जीपीएस प्रणाली के तहत ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम IRNSS
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सीरीज के कितने उपग्रह स्थापित किए गए हैं? 7। IRNSS 1A 1B 1C 1D 1E 1 इस रूप में 7 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में सुदूर संवेदन से आंकड़े प्राप्त करने की अवस्थाओं का सही क्रम है। मैंने एक डायग्राम बनाया था। ऊर्जा का स्रोत सूर्य से आना, सूर्य से फिर वायुमंडल के अंदर आना और वायुमंडल से धरातल पे आना, धरातल से फिर अन्योन क्रिया करना, अन्योन क्रिया करके फिर वापस वायुमंडल में प्रवर्धन होना, वायुमंडल में आने के बाद जो उपग्रह लगे हुए हैं उनके द्वारा अभिसूचन करना, जिसमें सेंसर लगे होते हैं जिसको संवेदक कहते हैं, और उन संवेदकों के माध्यम से उनका फोटोग्राफी विधि और डिजिटल नंबर के रूप में उनका इकट्ठा करना और फिर उनका सारणीयन करना और त्रुटि रहित करके फिर उनका उपयोग करना। ये 8 स्टेप बताए थे। तो उनमें से क्रम में कौन से हैं? तो इसमें लिखा ऊर्जा का स्रोत जैसे सूर्य है, वायुमंडल में ऊर्जा का संचरण, वायुमंडल में आना, फिर ऊर्जा का धरातल से अन्योन क्रिया, फिर धरातल से टकराकर फिर वापस जाएगी, और उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में प्रवर्धन। ये क्रम सही है। उन 8 में से कोई भी 3, 4, 5 दे सकता है। भौगोलिक सूचना तंत्र में सम्मिलित है आंकड़ों का संकलन, संधारण, आंकड़ों का भूकोडन, आंकड़ों का विश्लेषण, संश्लेषण, परिणाम प्रदर्शन, ये सभी कार्य हैं, चारों हैं। मौसम पूर्वानुमान में अधिकतर उपयोग किया जाता है बहुलक। मौसम पूर्वानुमान में सबसे ज़्यादा बहुलक का प्रयोग होता है। प्राय, अक्सर, अधिकतर, जब भी इधर से पवन आती है तो वर्षा होती है। प्राय, अक्सर, अधिकतर, जब भी दोपहर के समय भारी गर्मी है, मौसम शांत है, तो शाम के समय बारिश आ सकती है। ये इस तरीके से अनुमान होते हैं। जिस केंद्रीयता के माप से विचलनों का योग 0 होता है वो समांतर माध्य होता है। समअंकों को किसी स्थिरांक से गुणा करने पर, मैंने कहा गुणा करने पर समांतर माध्य से गुणा होगा ही, प्रमाप विचलन में भी गुणा होगा। माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक के गुणांक के बराबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। ए, यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध पूर्ण अभाव है तो संबंधित बिंदु का प्रकीर्णन होगा x या y के समानांतर। या तो अपन का ये जो बन रहा है ना ऐसा, या तो ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, या तो इस x के समानांतर या फिर y के समानांतर। अब ये x के समानांतर यदि ऐसा बन रहा है, इसका मतलब x में तो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 है, लेकिन y में अपने देखा कि मान लो ये 5 है, तो y का मान सब जगह कितना है? 5। इसका मतलब y वाले चर में कोई परिवर्तन, और जब तक परिवर्तन नहीं है तब तक सहसंबंध स्थापित नहीं होगा। निम्नलिखित समअंकों लिए कोटि का सहसंबंध होगा 2 4 6 8 10। y में लिखा 6 6 6 6, कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, इसका मतलब सहसंबंध नहीं है, 0 होगा, पूर्ण अभाव है। बहुलक फ्रेंच भाषा के लामोड शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ है फैशन, रिवाज, ढंग, प्रकार, ये चारों इसके अर्थ हैं। जब वक्र के शीर्ष पर लंब डालने पर जब लंब से बायां भाग अधिक बड़ा होता है, बायां अधिक होगा तो ऋणात्मक होगा और दायां अधिक होगा तो अपन का ही धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक असममित वक्र है। सही कथन नहीं है। माध्य सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी चर हो। माध्य में बीज गणितीय गुण पाए जाते हैं, ये भी सही है। गुणा करने पर गुणज हो जाता है स्थिरांक से, भाग देने पर भाग हो जाता है, घटाने पर घट जाता है। माध्य का मान बिंदु रेखीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है? नहीं, बिंदु रेखीय विधि से ज्ञात नहीं होता है। माध्य का प्रयोग उस सांख्यिकीय विधियों में प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, प्रमाप विचलन में भी प्रयोग होता है। कथन सही नहीं है।
किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। बिल्कुल सही है, अधिकतम वाले। जैसे मैं कहूं आपके सामने एक संख्या लिखी, चरम मूल्य का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है माध्यिका में। जैसे ये लिखा आपके सामने 1, 4, 8, 10, 25। माध्य क्या हुआ? माध्यिका, माध्यिका का सूत्र है n+1/2वां पद। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 + 1/2, 6/2 यानी तीसरा पद। और तीसरा पद क्या है? तो m = 8। और यदि यही मान मैंने कर दिया 250, अब माध्यिका क्या आएगी? 8। यही मान कर दिया मैंने 25,000, तभी माध्यिका क्या है? तो चरम मूल्य में कितनी वृद्धि कर दें, माध्यिका के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका दोष भी है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे 2 समान भागों में बांटती है, यानी ये 2 बराबर भागों में बांटती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थांक, चतुर्थांक नहीं होती है, मीडियन होती है, मध्य होती है। पूर्ण समरूप वितरण का माध्य व माध्यिका समान होता है। पूर्ण समरूप वितरण का समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का मान बराबर होता है। आरेख प्रदर्शित कर रहे हैं, देखो ये चित्र है, फिर आपके सामने आ गया ये कहा है ऐसा, और ये अपन का धनात्मक संबंध है। और जब एक लाइन होती है तो पूर्ण होता है, 2 लाइन होती है तो मध्यम होता है, और 3 बिंदु होते हैं तो फिर निम्न होता है। तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। यदि समंकों में कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका परिमाण विचलन घटाने पर, जोड़ने पर, परिमाण विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। समंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर, भाग देने पर, भाग से परिवर्तन होगा। माध्य व परिमाण विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। विश्व में कोणधारी वनों के वितरण किस प्रक्षेप द्वारा अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? कोणधारी वनों के लिए उपयुक्त मॉलविड है। मॉलविड का सुधरा हुआ रूप विच्छिन्न मॉलविड है, इंट्रैप्ड मॉलविड है, जिसके अंदर समुद्र वाले भागों को हटा दिया जाता है। तो इसमें विच्छिन्न मॉलविड आंसर आएगा। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त होती है, उसको सेंसर कहा जाता है, संवेदक, और जो उपग्रह के अंदर लगा रहता है। संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। तो इसमें कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है, अभी अपन ने बताया था 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक। रुके रुके एक बार रुके तो सही, मेरे को ध्यान है आपने प्रश्न पूछा है। हाँ 90 कर सकते हैं। इसको ऊपर वाले को x लिख सकते हो, नीचे वाले को y, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना चेंज कर दें, ये जो लाइन बनती है ना, ये बढ़ने वाले मान को बता रही है। जैसे मैं आपके सामने देखूं तो ऐसे आपको इस तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने ये लिखा x, ये लिखा y। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 1 इधर 1, 2 इधर 2, दोनों चरों में बढ़ रहा है, कमी हो रही है। 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। ये संख्या मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने। इसका मतलब
जब एक चर में एक श्रेणी में जो वृद्धि होने के साथ साथ दूसरी श्रेणी या दूसरे चर मूल्य में भी वृद्धि हो तो धनात्मक होती है। जैसे ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा आपके सामने 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे आप चले 1, 1 तो 1 से 1 ये डॉट लग गया, 2 से 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8, 9 के सामने 9 और 10 के सामने 10। इसका मतलब जब ऐसी लाइन बनेगी तो ये क्या है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि। अब इसको आप ये कहो कि ये x है ये y है, कोई फर्क नहीं है। इसको x लिखें इसको y लिखें तब भी कोई फर्क नहीं, एक ही स्थिति है? ये दायां है ये बायां है, कोई फर्क नहीं है, कोई बात नहीं है। वो चित्र देगा तो फिर चित्र में आपको देखना है, चित्र देगा तो चित्र में आपको पढ़ना पड़ेगा ना क्या पूछ रहा है। मान लो मैंने आपके सामने लिखा ये y और ये x, अब इसमें ये कहा इस चित्र के आधार पे, तब इस चित्र में ध्यान रखना यदि y अक्ष पे दाएं और x अक्ष पर बाएं तो धनात्मक है, ठीक। धनात्मक ही है। तब ये लो, ये आपको ऐसे कंफ्यूज, इसको x कर दूं, ये लो, ये x और ये क्या कर दिया, ये जरूरी नहीं x y हो, ये a b हो सकता है, ये अपन कहें x y हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, 1 2 हो सकता है। अब भी आप देखेंगे तो x पे 1, x पे 1, y पे 1 तो भी यही लाइन बनेगी। नहीं वो अलग अलग की मैं नहीं कह रहा, क्या क्या नहीं दिया अलग अलग, हाँ नहीं फिक्स है। x अमूमन x ये रहता है y ये रहता है लंबवत, ये ग्राफ में है। उसका कारण है ये ग्राफ नहीं है, ये दो चर मूल्य हैं, ये एक्स वाई का संबंध नहीं है। ये ए बी हो सकता है, मैं हटा दो ना एक्स वाई को, खत्म। ए बी कै खे हो सकते हैं, राम रहीम हो सकता है, इसके अंक ऐसे आ रहे हैं इसके अंक ऐसे आ रहे हैं, दोनों में संबंध क्या है उसकी बात है, ये ग्राफ की बात नहीं है। और उसमें एक्स और वाई का जो अपन के क्षैतिज और लंबवत अक्ष की, इसमें तो केवल दो चर मूल्य हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये तापमान है, ये वायुदाब है, समझ गए? तो इसका संबंध इससे नहीं है। आप तो ये ध्यान है, ऐसा मैं देखूं आपके सामने ये लिखा, इसको मैंने हटाया, अब क्या हुआ, इसमें तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसमें लगातार, इसका मतलब कैसा सह संबंध है, ऋणात्मक। मैं कहूं कि जैसे जैसे अपन कहें, मैंने इसमें कहा कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वायुदाब वैसे वैसे घटता जाता है। तापमान वायुदाब में उल्टा संबंध है ना जी, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। तो इसमें दोनों चरों के अंदर, अब ये मैंने कहा ये तापमान है, ये वायुदाब है, तो ये एक्स वाई का कोई संबंध नहीं है। इकाई घटती दर से हो तो घट रही है, अब ये घटती दर दिखा दिया तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसका चित्र ऐसा बनेगा, चाहे किधर भी रख लेना, चाहिए ऊन मानने श्रेणी में, चाहे इसको इधर रख ले चाहे इसको इधर रख ले, बनेगा ऐसा ही। तब भी वही बनेगा, कोई फर्क नहीं है भाई। एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं है,
तब भी यही बनेगा। इन प्रश्नों में पहले किसी का कोई और प्रश्न हो इन प्रश्नों से संबंधित है? 89 में भी यही है, सह संबंध है। उसमें ये लिख दिया x और y, ये लो, ये ओ ये x लिख दिया, इसको y लिख दिया। और इसमें क्या लिख दिया? x में तो लिख दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, और इधर लिख दिया 2 4 6 8, ये 10। x और y, x y में सब में 6 और x में क्या है? 2 के सामने 6, ये बिंदु लगा दिया। 4 के सामने 6, 6 के सामने भी 6, 8 के सामने भी 6 और 10 के सामने भी 6, तो ये लाइन बनी। तो अब बताइए उत्तर से दक्षिण कोई क्रम बना क्या इस लाइन का? उत्तर में ये दायां है, ये बायां है, ये दक्षिण में ये दायां है, ये बायां है। अब उत्तर से दक्षिण कोई दायां और बायां बन ही नहीं रहा है। जब ऐसी क्षैतिज लाइन आएगी तो सह संबंध अभाव है, 0 है, इसलिए इसमें 0 आया है आंसर। हाँ, अब बताओ आप क्या प्रश्न बता रहे थे? शंकु आकार, न समक्षेत्र है। देख प्रश्न बताया, न समक्षेत्र है, न शुद्ध आकार, शुद्ध आकार है, दिशा भी शुद्ध, न दिशा शुद्ध है। ठीक है? शंकु, धुरीय, शिरोबिंदु, मार्केटर और हैं बेलनी। ये प्रश्न क्या है कि अपने जो दे रखा है ना, किताब वाले जो चैप्टर हैं उन्हीं में से दे रखा है, बल्कि शंकु आकार में भी ऐसा मिलेगा जो समक्षेत्रफल है। ठीक है? और शुद्ध आकार वाला और शुद्ध दिशा, ये जो अपन के शंकु के अंदर जो शुद्ध दिशा और शुद्ध आकार, आकार वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध दिशा प्रक्षेप शंकु में नहीं है। हैं? नहीं नहीं, दिशा शुद्ध नहीं है शंकु में। हाँ बिल्कुल, हाँ दोनों साथ जुड़े हुए हैं। धुरीय शिरोबिंदु में आपको ध्यान हो तो उसके अंदर शुद्ध दिशा प्रक्षेप था। मैंने कहा केंद्रक धुरीय खमद प्रक्षेप, ठीक है, त्रिविम प्रक्षेप, तो धुरीय में ये होता है। धुरीय भागों के लिए यही प्रक्षेप है जिसमें अपन ने कहा था कि रंब लाइन जो कैसी होती है? सीधी। और मर्केटर शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, शुद्ध आकृति भी है। बेलनाकार प्रक्षेप में मर्केटर ही आता है, तो ये भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? शंकु है। न समक्षेत्रफल है, न शुद्ध है, न दिशा है। पहली बात तो इनमें नाम नहीं लिखा उसने, उसमें नाम लिखना चाहिए था कौन सा प्रक्षेप। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा नाम नहीं लिखा, केवल शंकु का है। शंकु में बहुत से प्रक्षेप हैं। शंकु में बौन प्रक्षेप है, समक्षेत्रफल है। प्रश्न सही मायने में जो 11वीं की पुस्तक में दिया हुआ ना, उस वाले पाठ तक ही दिया हुआ है इसको, उस वाले के आधार पे सही है। उन बच्चों के लिए इतना ही है उसमें, और कोई
चलिए, थैंक यू।